है, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्साइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि आज के इस युग में प्रत्येक मैन्युफैक्चरर या व्यापारी या होलसेलर अपने बिक्री को बढ़ाना चाहता है जिससे प्रॉफिट में इजाफा हो सके, प्रॉफिट बढ़ सके। परंतु यह संभव नहीं है कि दूर दराज के ग्राहकों के साथ, शहर के अन्य हिस्सों के ग्राहकों के साथ या दूसरे शहरों के ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके माल बेचा जा सके। इसीलिए निर्माता या होलसेलर एजेंट को नियुक्त करते हैं और एजेंट की सहायता से माल बेचते हैं। निर्माता या होलसेलर अपने जोखिम पर माल एजेंट को भेजते हैं और एजेंट उस माल को बेचता है। इसके बदले में एजेंट के द्वारा निश्चित कमीशन लिया जाता है, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि एक निश्चित कमीशन के बदले में एजेंट माल बेचता है और जो राशि प्राप्त होती है उस राशि का भुगतान वो अपने प्रिंसिपल या अपने मालिक को कर देता है। जब माल को भेजा जाता है एजेंट के पास बेचने के लिए, एजेंट को बेचने के लिए जब माल भेजा जाता है तो इसे हम कॉन्साइनमेंट कहते हैं। आइए हम इस कॉन्साइनमेंट के कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझते हैं इस एनिमेशन के द्वारा। मुझे अपने सेल को बढ़ाना है जिसके लिए व्यापार का एक्सपेंशन करना होगा। सर, मैं इसमें किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हें गुड्स अपने रिस्क पर भेजूंगा और तुम्हें मेरे आदेशानुसार माल बेचना है। सर, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तुम जितना गुड्स सेल करोगे मैं तुम्हें सेल का 5% कमीशन दूंगा। नहीं सर, मुझे सेल पर 10% कमीशन चाहिए। ठीक है, अब हमें इसके लिए एग्रीमेंट कर लेना चाहिए जिसमें सभी नियम एवं शर्त अर्थात सभी टर्म एवं कंडीशन लिखित हो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एनिमेशन की सहायता से कॉन्साइनमेंट को समझने में आसानी हुआ होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि एनिमेशन में आपने देखा होगा कि दो कैरेक्टर है। एक व्यापारी जो अपने विक्रय को बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए उसे एक व्यक्ति की तलाश है और वो दूसरे व्यक्ति से बात करता है कि मुझे अपना सेल इंक्रीज करना है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने जोखिम पर, मैं सारा खर्च खुद वहन करूंगा, सारा रिस्क मेरा रहेगा, तुम्हें माल बेचना है, इसके बदले में तुम्हें निश्चित कमीशन दिया जाएगा। ये जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनेगा, ये एग्रीमेंट कॉन्साइनमेंट पर माल को बेचने के लिए किया जाएगा। कॉन्साइनमेंट में दो पक्षकार होते हैं। जो माल कॉन्साइनमेंट पर भेजते हैं उसे हम कॉन्साइनर कहते हैं और जो कॉन्साइनमेंट पर माल प्राप्त करते हैं या जिसे कॉन्साइनमेंट पर माल भेजा जाता है उसे हम कॉन्साइनी कहते हैं। कितने पक्षकार होते हैं? दो। जो माल भेजते हैं उसे कॉन्साइनर और जो जिसे माल भेजा जाता है उसे हम कॉन्साइनी कहते हैं। कॉन्साइनर के खाते में, कॉन्साइनर के बुक में हम कॉन्साइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट तथा कॉन्साइनी अकाउंट बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉन्साइनी के बुक में हम लोग कॉन्साइनर अकाउंट बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कॉन्साइनर के बुक में जो लेन देन होंगे, उन ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गुड्स सेंट टू कॉन्साइन या कॉन्साइनमेंट। कॉन्साइनमेंट पर माल एजेंट को भेजा जाता है या कॉन्साइनी को माल भेजा जाता है, तो सबसे पहला जो हम एंट्री करेंगे वो किसी के लिए करेंगे? कॉन्साइनमेंट पर माल भेजने के लिए। तो जब माल भेजा जाता है कॉन्साइनमेंट पर, तो कॉन्साइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू गुड्स सेंट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। तो पहला जो ट्रांजैक्शन है गुड्स सेंट टू कॉन्साइनमेंट, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एंट्री कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। तो पहला एंट्री हम लोग यहाँ पर समझ गए होंगे
कि जब कॉन्साइनमेंट पर माल भेजा जाता है तो कॉन्साइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं टू गुड्स सेंट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। इसके लिए डायरेक्शन हम बना सकते हैं बीइंग गुड्स सेंट टू कॉन्साइनमेंट। अब दूसरा ट्रांजैक्शन यहां पर देखेंगे, एक्सपेंसेस पेड बाय कॉन्साइनर। जब कॉन्साइनर के द्वारा माल भेजा जाएगा तो कई तरह का खर्च कॉन्साइनर को खुद भुगतान करना होता है, तो उन खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम कॉन्साइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर कैश में भुगतान किया जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और अगर चेक के द्वारा खर्च को भुगतान किया जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। जब हम इस खर्च को कॉन्साइनमेंट अकाउंट में दिखाएंगे तो जिस खर्च के लिए, जिस मद के लिए खर्च किया गया है उस मद को वहां पे हम मेंशन कर देंगे। जब कॉन्साइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो कितना कैश के लिए खर्च किया गया कॉन्साइनर के द्वारा, कितना भुगतान फ्राइट के लिए किया गया, कितना भुगतान इंश्योरेंस के लिए किया गया, कितना भुगतान वेजेस के लिए किया गया, वो सब मेंशन किया जाएगा जब हम कॉन्साइनमेंट अकाउंट बनाएंगे वहां पे। अब तीसरा हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय कॉन्साइनिंग। एक्सपेंसेस पेड बाय कॉन्साइनिंग, जब माल भेजा जाता है कॉन्साइनमेंट पर कॉन्साइनी के पास तो कॉन्साइनी के द्वारा भी कुछ खर्च कर दिए जाते हैं, हालांकि वो खर्च विक्रय की राशि में से काटकर कॉन्साइनर को भुगतान किया जाएगा। जैसा 1 लाख रुपए में माल टोटल सेल किया गया और कॉन्साइनी का टोटल खर्चा 20,000 रुपया होता है, तो वो अपना 20,000 रुपए का खर्च और कमीशन जो भी होगा वो काटने के बाद जो शेष राशि बचेगी उस राशि का भुगतान कॉन्साइनर को करेगी। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड बाय कॉन्साइनी। अब खर्च का भार तो हम जानते हैं कि खर्च वहन करना होता है कॉन्साइनर को, तो इसके लिए जो भी खर्चा हुआ है उस खर्च के लिए हम कॉन्साइनमेंट को ही डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सपेंसेस पेड बाय कॉन्साइनी के लिए कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी अकाउंट। अब यहाँ पे कैश या टू बैंक क्यों नहीं दिए, क्योंकि कैश का भुगतान कॉन्साइनी ने किया है। कॉन्साइनी इस भुगतान के लिए कॉन्साइनर से रुपया लेगा, इसके लिए हम कॉन्साइनी को क्रेडिट किया, क्योंकि भुगतान किसके द्वारा किया गया, कॉन्साइनी के द्वारा। तो जब खर्च कॉन्साइनर के द्वारा खुद किया जाए तो वहां पर बनेगी कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, परंतु जब कॉन्साइनी के द्वारा किसी भी खर्च का भुगतान हो तो वहां पर हम कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी अकाउंट देते हैं। ठीक उसी प्रकार जब कॉन्साइनमेंट अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे जिस मद के लिए वो कॉन्साइनी खर्च किया होगा, जैसे वेजेस के लिए या फ्राइट या कैरेज के लिए या इंश्योरेंस के लिए, वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। रेंट के लिए तो वो हम कॉन्साइनमेंट अकाउंट में मेंशन कर देंगे कि किस मद के लिए कितना खर्च कॉन्साइनी के द्वारा किया गया। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे यहाँ पे गुड्स सोल्ड बाय कॉन्साइनी। कॉन्साइनमेंट पर जब कॉन्साइनी के द्वारा माल बेचा जाता है तो वहां पे हम कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो माल कॉन्साइनी के द्वारा बेचा जाता है, बिक्री से राशि प्राप्त फिलहाल कॉन्साइनी ने किया है। यहाँ पर हम कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे एंट्री, जिसने वो राशि प्राप्त किया, बिक्री की राशि जिसे प्राप्त हुआ होगा उसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि उसे पैसा लेना है। तो कॉन्साइनी अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। तो जब कॉन्साइनमेंट पर गुड्स बेचा जाए तो वहां एंट्री क्या करेंगे, कॉन्साइनी अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। कॉन्साइनी अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। जब माल कॉन्साइनी के द्वारा बेचा जाए तो क्या एंट्री करेंगे, कॉन्साइनी अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट देख सकते हैं कमीशन अलॉट टू कॉन्साइनी। कमीशन अलॉट टू कॉन्साइन। कॉन्साइनी के द्वारा जब माल बेचा जाता है तो उसके बदले में कॉन्साइनी को कमीशन दिया जाता है कॉन्साइनर के द्वारा, लेकिन यहाँ पे नकद कमीशन नहीं दिया जाएगा। अगर नकद कमीशन दिया जाता तो वहां एंट्री क्या करते हैं हम, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ पे कॉन्साइनी के पास बिक्री का जो राशि है उसमें से कमीशन काट लेगा, फिर कमीशन की राशि काटने के बाद ही वो राशि भुगतान करेगा कॉन्साइनर को। यहाँ पर एंट्री थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे कमीशन अलॉट टू कॉन्साइनी के लिए एंट्री क्या करेंगे,
यह कॉन्साइनमेंट के लिए खर्चा हुआ तो कॉन्साइनमेंट को डेबिट करेंगे, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी अकाउंट, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी अकाउंट। तो यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है कैश या चेक या ड्राफ्ट अगर कॉन्साइनी के द्वारा प्राप्त होता है। जब कैश, चेक या ड्राफ्ट कॉन्साइनी के द्वारा प्राप्त हो तो हम जानते हैं कि कैश या बैंक को डेबिट करेंगे और टू कॉन्साइनी अकाउंट, क्योंकि देने वाला कौन है, कॉन्साइनी। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी अकाउंट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे फॉर अनसोल्ड स्टॉक। जो माल नहीं बिक पाता है, जो कॉन्साइनी के पास अकाउंटिंग ईयर के समाप्त होने पर, क्लोज होने पर माल शेष रह जाता है, उसे हम अनसोल्ड स्टॉक कहते हैं। और अनसोल्ड स्टॉक के लिए कॉन्साइनमेंट स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री हम लिख लेंगे कॉन्साइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। तो अनसोल्ड स्टॉक के लिए कॉन्साइनमेंट स्टॉक डेबिट और टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट ऑन कॉन्साइनमेंट। जब कॉन्साइनमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड अधिक होता है तो इस डिफरेंस को हम प्रॉफिट समझेंगे, और जब डेबिट अधिक हो तो इस डिफरेंस को हम लॉस समझेंगे। तो कॉन्साइनमेंट अकाउंट से अगर प्रॉफिट होता है तो उस दशा में कॉन्साइनमेंट अकाउंट को डेबिट, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट किया जाएगा और इस कॉन्साइनमेंट से जो प्रॉफिट हुआ है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। यहाँ पे एक बात और डिस्कस करेंगे कि कॉन्साइनमेंट अकाउंट, कॉन्साइनमेंट से जो जितना लाभ या हानि हुआ यह जानने के लिए तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट एंट्री लॉस। जब लॉस हो जाए, कॉन्साइनमेंट अकाउंट का डेबिट साइड अधिक हो क्रेडिट साइड से, तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा इस डिफरेंस को हम लॉस कहेंगे। इस दशा में जस्ट अब उल्टा एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। यदि लॉस हो तो लॉस हम कॉन्साइनमेंट पे क्या करेंगे एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री गुड्स सेंट टू कॉन्साइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। जितना गुड सेंड किया गया था कॉन्साइनमेंट पर कॉन्साइनी को, उस अमाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे कॉन्साइनर के बुक में जो भी ट्रांजैक्शंस या जो भी व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों को रिकॉर्ड करने के लिए हमें जर्नल क्या क्या करना होगा, यहाँ तक हम सीख चुके होंगे। अब हम लोग कॉन्साइनी को कॉन्साइनर के द्वारा जो कमीशन दिया जाता है उस कमीशन के बारे में बात करेंगे। कमीशन की गणना हम कैसे करेंगे और कमीशन कितने प्रकार से दिया जा सकता है कॉन्साइनर के द्वारा कॉन्साइनी को। तो कमीशन 3 प्रकार से दिए जा सकते हैं, एक जनरल कमीशन, दूसरा डेल क्रेडिट कमीशन और तीसरा ओवरराइडिंग कमीशन। तो कमीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्रकार का, 3 जनरल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन और तीसरा ओवरराइडिंग कमीशन। जब टोटल सेल पर, कुल बिक्री पर जैसे 5% या 10% कहा जाए कॉन्साइनी को कि जितना तुम माल बेचोगे उस बिक्री पर, उस नेट सेल्स पर तुम्हें 10% कमीशन दिया जाएगा, तो उसे हम जनरल कमीशन कहते हैं। जैसे अगर कॉन्साइनी ने 10 लाख रुपए का माल बेचा, टोटल सेल्स 10 लाख का किया और उसे कमीशन कहा गया था 10%, तो इस दशा में यहाँ पर जनरल कमीशन कितना होगा, 1 लाख रुपए। तो टोटल सेल पर या नेट सेल्स पर जो निश्चित दर से कमीशन दिया जाता है उस कमीशन को हम जनरल कमीशन कहते हैं। उसके बाद दूसरा हम देख सकते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। कॉन्साइनी को कॉन्साइनर के आदेशानुसार ही माल बेचना होता है। जिस आदेश जैसा आदेश दे वो कि आपको माल नगद बेचना है या फिर आपको माल उधार और नगद दोनों बेचना है, तो उसी प्रकार से कॉन्साइनी को माल बेचना होता है। लेकिन अगर कॉन्साइनी अपने जोखिम पर कहे कि हम माल को उधार बेचेंगे
और अगर बैड डेट्स होता है और अगर पैसा डूब जाता है तो मेरा जोखिम होगा। अगर कॉन्साइनी ये कहता है तो इस दशा में कॉन्साइनर के द्वारा एक अलग प्रकार का कमीशन दिया जाएगा इसी के लिए, जिसे हम ओवर डेल क्रेडिटर कमीशन कहते हैं। तो उधार बिक्री पर क्रेडिट सेल्स पर जो कमीशन दिया जाता है उस कमीशन को हम डेल क्रेडिटर कमीशन कहते हैं। तो मान लीजिए डेल क्रेडिटर का कमीशन रेट था 5% और क्रेडिट सेल्स किया गया 1 लाख रुपया, तो यहाँ पे 5,000 रुपया डेल क्रेडिटर कमीशन होगा। तीसरा है ओवर एडी कमीशन, जो कॉन्साइनर के द्वारा कॉन्साइनी को दिया जाता है। जब कॉन्साइनी किसी वस्तु को जिस मूल्य से बेचना था उससे अधिक मूल्य पर अगर बेचते हैं तो उस स्थिति में कॉन्साइनर के द्वारा स्पेशल कमीशन दिया जाता है, जिसे हम ओवर एडी कमीशन भी कहते हैं। जैसे एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने के लिए कहा गया था कॉन्साइनर के द्वारा कॉन्साइनी को, लेकिन कॉन्साइनी ने 120 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया, तो अतिरिक्त मूल्य कितना वसूल किया? 20 रुपया। इस अधिक मूल्य पर 20 रुपया पर जो कमीशन उसे दिया जाएगा उसे हम ओवर एडी कमीशन या स्पेशल कमीशन कहते हैं। जैसे एक वस्तु को 100 रुपये में बेचना था लेकिन उसने बेचा 120 रुपये में, अंतर कितना? 20 रुपया। इस 20 पर अगर उसे 10% कमीशन मान लीजिए दिया जाता है तो 20 इंटू 10/100, तो यहाँ पर कितना होगा? 2 रुपये। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा कमीशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्साइनमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कॉन्साइनमेंट अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, कॉन्साइनी अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।